यहाँ रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ संस्कृति है क्या के आधार पर 1 अंक वाले 30 महत्वपूर्ण लघु प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। 1 प्रश्न, संस्कृति है क्या? पाठ के लेखक कौन हैं? उत्तर, इस पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। 2 प्रश्न, लेखक के अनुसार संस्कृति को कैसे जाना जा सकता है? उत्तर, संस्कृति को उसके लक्षणों से जाना जा सकता है। 3 प्रश्न, अंग्रेजी की कहावत के अनुसार सभ्यता क्या है? उत्तर, सभ्यता वो चीज है जो हमारे पास है, जैसे मोटर, महल, सड़क आदि। 4 प्रश्न, अंग्रेजी की कहावत के अनुसार संस्कृति क्या है? उत्तर, संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त समाया हुआ है। 5 प्रश्न, मोटर, महल और हवाई जहाज को लेखक ने क्या माना है? उत्तर, लेखक ने इन्हें स्थूल वस्तुएं और सभ्यता के समान माना है। 6 प्रश्न, पोशाक पहनने और भोजन करने की कला को क्या कहा जाएगा? उत्तर, इसे संस्कृति की चीज कहा जाएगा। 7 प्रश्न, क्या हर सुसभ्य आदमी सुसंस्कृत भी होता है? उत्तर, नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। 8 प्रश्न, तबीयत से नंगा होना किसके खिलाफ बात है? उत्तर, तबीयत से नंगा होना संस्कृति के खिलाफ बात है। 9 प्रश्न, सभ्यता की पहचान किन चीजों से होती है? उत्तर, सभ्यता की पहचान सुख सुविधा और ठाट बाट से होती है। 10 प्रश्न, लेखक ने छोटा नागपुर की आदिवासी जनता को किस रूप में सुसंस्कृत माना है? उत्तर, उनमें दया, माया, सच्चाई और सदाचार के गुण होने के कारण। 11 प्रश्न, प्राचीन भारत के ऋषिगण कहाँ रहते थे? उत्तर, प्राचीन भारत के ऋषिगण जंगलों में फूस की झोपड़ियों में रहते थे। 12 प्रश्न, यूरोपीय परिभाषा के अनुसार ऋषियों के लक्षण किसके समान नहीं माने जाते? उत्तर, सभ्यता के लक्षण नहीं माने जाते। 13 प्रश्न, सभ्यता और संस्कृति की प्रगति अधिकतर कैसे होती है? उत्तर, सभ्यता और संस्कृति की प्रगति अधिकतर एक साथ होती है। 14 प्रश्न, मकान का नक्शा पसंद करना हमारी किस रुचि का परिणाम है? उत्तर, ये हमारी सांस्कृतिक रुचि का निर्णय होता है। 15 प्रश्न, लेखक के अनुसार मनुष्य की प्रकृति क्या है? उत्तर, गुस्सा करना, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और काम वासना में पड़ना मनुष्य की प्रकृति है। 16 प्रश्न, मनुष्य और जानवर में भेद बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? उत्तर, मनुष्य का प्रकृति के आवेगों, दुर्गुणों पर रोक लगाना जरूरी है। 17 प्रश्न, आदमी की संस्कृति कब ऊंची समझी जाती है? उत्तर, जब वो अपने प्राकृतिक दुर्गुणों, गुस्सा, लोभ आदि पर जितना अधिक विजयी होता है। 18 प्रश्न, दूध में मक्खन या फूलों में सुगंध की तरह कौन व्याप्त रहती है? उत्तर, सभ्यता के भीतर संस्कृति इसी तरह व्याप्त रहती है। 19 प्रश्न, सभ्यता और संस्कृति में से कौन अधिक टिकाऊ है? उत्तर, संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होती है। 20 प्रश्न, अंग्रेजी में अचानक धनी हुए या ऊंचे पद पर पहुंचे व्यक्ति को चिढ़ाने के लिए क्या शब्द है? उत्तर, इसके लिए अपस्टार्ट शब्द है। 21 प्रश्न, ऊंचे ओहदे पर पहुंचा व्यक्ति यदि विनयशील न हो तो वो क्या बन जाता है? उत्तर, वो चिढ़ाने लायक अपस्टार्ट बन जाता है। 22 प्रश्न, संस्कृति के निर्माण में कितना समय लगता है? उत्तर, संस्कृति का निर्माण अनेक शताब्दियों, सैकड़ों वर्षों के अनुभवों से होता है, यह तुरंत नहीं बनती। 23 प्रश्न, संस्कृति असल में क्या है? उत्तर, संस्कृति असल में जिंदगी जीने का एक तरीका है। 24 प्रश्न, मरने के बाद हम अपनी संतानों के लिए विरासत में क्या छोड़ जाते हैं? उत्तर, हम अपनी संतानों के लिए अपनी संस्कृति की विरासत छोड़ जाते हैं। 25 प्रश्न, शरीर के साथ क्या छूट जाता है और आत्मा के साथ क्या चलता है? उत्तर, शरीर के साथ सभ्यता की सामग्रियां छूट जाती हैं, जबकि संस्कृति, संस्कार आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलती है। 26 प्रश्न, संस्कृति के रचयिता किन्हें माना गया है? उत्तर, आदिकाल से काव्य, दर्शन, चित्र, मूर्ति और मकान आदि बनाने वालों को संस्कृति का रचयिता माना गया है। 27 प्रश्न, संस्कृति का स्वभाव क्या है जिससे वह बढ़ती है? उत्तर, संस्कृति का स्वभाव आदान प्रदान है जिससे वो विकसित होती है। 28 प्रश्न, लेखक के अनुसार किस प्रकार की जाति का दीवाला निकल जाता है? उत्तर,
जो जाति केवल देना जानती है, दूसरों से कुछ लेना नहीं चाहती, उसकी संस्कृति का दिवाला निकल जाता है। 29 प्रश्न, कूपमंडूकता का भाव संस्कृति को क्या करता है? उत्तर, कूपमंडूकता कुएं का मेंढक बने रहना और दुनिया से रूठकर अलग बैठने का भाव संस्कृति को ले डूबता है। 30 प्रश्न, लेखक के अनुसार संसार में सबसे महान देश और जाति कौन सी है और क्यों? उत्तर, भारत देश और भारतीय जाति, क्योंकि यहाँ की सामाजिक संस्कृति में अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियां घुली मिली पची हुई हैं। यहाँ संस्कृति है क्या? पाठ के आधार पर एक अंक वाले 15 और महत्वपूर्ण लघु प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। 31 प्रश्न, लेखक के अनुसार सभ्यता और संस्कृति में कैसा संबंध है? उत्तर, दोनों में गहरा संबंध है। ये एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और इनकी प्रगति अधिकतर एक साथ होती है। 32 प्रश्न, संस्कृति की प्रेरणा से हम जो मकान बनाते हैं वो बाद में किसका अंग बन जाता है? उत्तर, वो हमारी सभ्यता का अंग बन जाता है। 33 प्रश्न, अपस्टार्ट व्यक्ति को लोग बुरा क्यों मानते हैं? उत्तर, इसलिए क्योंकि अचानक धनी या ऊंचे पद पर आने के कारण वो अमीरों की संस्कृति को तुरंत नहीं सीख पाता। 34 प्रश्न, लेखक ने सुसंस्कृत और सभ्य के अंतर को समझाने के लिए किन लोगों का उदाहरण दिया है जो झोपड़ियों में रहते हैं? उत्तर, उन गरीब लोगों का जो सड़े गले झोपड़ों में रहने और कम कपड़े होने के बावजूद विनयशील, सदाचारी और दूसरों के दुख से दुखी होने वाले होते हैं। 35 प्रश्न, क्या हमारे उठने बैठने, रोने हंसने और घूमने फिरने में भी संस्कृति की पहचान होती है? उत्तर, हाँ, इन सभी दैनिक क्रियाओं में हमारी संस्कृति की झलक मिलती है। 36 प्रश्न, जिसका जैसा संस्कार है उसका वैसा ही पुनर्जन्म भी होता है, ये क्या है? उत्तर, ये हमारे यहाँ की एक साधारण कहावत है। 37 प्रश्न, जब हम किसी बालक या बालिका को बहुत तेज पाते हैं तो उसे किसका संस्कार मानते हैं? उत्तर, उसे उसके पूर्व जन्म का संस्कार माना जाता है। 38 प्रश्न, हमारी रुचि और चरित्र की छाप सिर्फ कला पर ही नहीं बल्कि और किन संगठनों पर भी लगी होती है? उत्तर, हमारे राजनीतिक और आर्थिक संगठनों पर भी इसकी छाप लगी होती है। 39 प्रश्न, जब दो देश वाणिज्य व्यापार, शत्रुता या मित्रता के कारण आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? उत्तर, उनकी संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करने लगती हैं। 40 प्रश्न, लेखक के अनुसार किस प्रकार के जलाशय की संस्कृति कभी नहीं सूखती? उत्तर, जिसके पानी लाने वाले दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, अर्थात जो दूसरों से अच्छी बातें ग्रहण करने के लिए तैयार रहती है। 41 प्रश्न, यदि मुसलमान इस देश में न आए होते तो किस भाषा का जन्म नहीं होता? उत्तर, उर्दू भाषा का जन्म नहीं होता। 42 प्रश्न, यदि मुगलों का आगमन न होता तो भारत में किस चित्रकारी का जन्म नहीं हुआ होता? उत्तर, मुगल कलम की चित्रकारी का जन्म नहीं हुआ होता। 43 प्रश्न, यदि यूरोप से भारत का संपर्क न हुआ होता तो भारत की विचारधारा पर किसका प्रभाव देर से पड़ता? उत्तर, विज्ञान का प्रभाव देर से पड़ता। 44 प्रश्न, सांस्कृतिक दृष्टि से कौन सा देश और कौन सी जाति अधिक शक्तिशाली और महान समझी जानी चाहिए? उत्तर, जिसने विश्व की अधिक से अधिक संस्कृतियों को अपने भीतर जज्ब समाहित करके बड़ा समन्वय पैदा किया हो। 45 प्रश्न, लेखक ने पाठ के अंत में राममोहन राय, दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और गांधी को क्या कहकर संबोधित किया है? उत्तर, लेखक ने इन्हें देश का सुधारक कहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अध्याय संस्कृति है क्या के आधार पर कक्षा 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए 2 अंकों वाले 15 महत्वपूर्ण लघु प्रश्न और उनके उत्तर नीचे दिए गए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर। अंक 2। प्रश्न 1, लेखक के अनुसार सभ्यता और संस्कृति में क्या मूल अंतर है? उत्तर, लेखक के अनुसार सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास है, जैसे मोटर, महल, पोशाक, अच्छा भोजन आदि, जबकि संस्कृति वह गुण है जो हमें व्याप्त है। सभ्यता स्थूल होती है जबकि संस्कृति सूक्ष्म और आंतरिक होती है। प्रश्न 2, लेखक ने तबीयत से नंगा होना किसे कहा है और ये किसके खिलाफ है? उत्तर, यदि कोई व्यक्ति अच्छी पोशाक पहनता है लेकिन उसका आचरण
विचार और व्यवहार बुरा है तो उसे लेखक ने तबीयत से नंगा होना कहा है। यह व्यवहार संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ माना जाता है। प्रश्न 3, क्या हर सुसभ्य आदमी सुसंस्कृत भी होता है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, नहीं, हर सुसभ्य आदमी सुसंस्कृत नहीं होता। एक व्यक्ति के पास धन दौलत और अच्छी पोशाक सभ्यता हो सकती है, लेकिन यदि उसके भीतर अच्छे संस्कार, विनय और सदाचार नहीं है तो वो सुसंस्कृत नहीं कहलाएगा। प्रश्न 4, झोपड़ियों में रहने वाले लोग किस प्रकार सुसंस्कृत हो सकते हैं? उत्तर, जो लोग गरीब हैं या झोपड़ियों में रहते हैं, यदि उनके भीतर विनय, सदाचार, दूसरों के दुख से दुखी होने की भावना और दूसरों की मदद के लिए कष्ट उठाने की तत्परता है तो वे पूरी तरह सुसंस्कृत हैं। प्रश्न 5, छोटा नागपुर की आदिवासी जनता को लेखक ने सुसंस्कृत क्यों माना है? उत्तर, छोटा नागपुर की आदिवासी जनता के पास सभ्यता के बड़े बड़े उपकरण जैसे आधुनिक मकान या साधन भले ही न हों, लेकिन उनके भीतर दया, माया, सच्चाई और सदाचार कूट कूट कर भरा है, इसलिए वे सुसंस्कृत हैं। प्रश्न 6, प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों का जीवन कैसा था और वे क्या करते थे? उत्तर, प्राचीन भारत के ऋषि मुनि जंगलों में फूस की झोपड़ियों में रहते थे। वे जंगलों के जीवों से प्रेम करते थे, पत्तों पर खाते थे और मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते थे। वे भौतिक रूप से सभ्य भले न दिखें, परंतु वे हमारी महान संस्कृति के निर्माता थे। प्रश्न 7, सभ्यता और संस्कृति का एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, सभ्यता और संस्कृति एक साथ आगे बढ़ती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम घर बनाते हैं तो वह सभ्यता का कार्य है, लेकिन हम घर का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं ये हमारी सांस्कृतिक रुचि तय करती है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। प्रश्न 8, मनुष्य की प्रकृति क्या है और मनुष्य अपनी प्रकृति पर रोक क्यों लगाता है? उत्तर, गुस्सा, लोभ, ईर्ष्या, मोह, राग, द्वेष और काम वासना मनुष्य की मूल प्रकृतिदत्त गुण है। यदि मनुष्य इन आवेगों पर रोक न लगाए तो आदमी और जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, इसलिए वो इन पर नियंत्रण रखता है। प्रश्न 9, लेखक ने संस्कृति को सभ्यता की अपेक्षा अधिक टिकाऊ क्यों कहा है? उत्तर, सभ्यता की सामग्रियां जैसे मकान, गाड़ियां, वस्तुएं टूट फूट कर नष्ट हो सकती हैं, लेकिन संस्कृति एक सूक्ष्म विचार और जीवन जीने की शैली है जिसे इतनी आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे दूध में मक्खन छिपा रहता है, वैसे ही सभ्यता में संस्कृति व्याप्त रहती है। प्रश्न 10, अंग्रेजी शब्द अपस्टार्ट का क्या अर्थ है और लोग इसे बुरा क्यों मानते हैं? उत्तर, अपस्टार्ट का अर्थ है वो व्यक्ति जो अचानक धनी हो जाता है या किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाता है। लोग इसे बुरा इसलिए मानते हैं क्योंकि धन तो अचानक आ जाता है, लेकिन धनी लोगों की संस्कृति और विनयशीलता तुरंत नहीं सीखी जा सकती। प्रश्न 11, संस्कृति की रचना कैसे होती है? क्या ये जल्दी सीखी जा सकती है? उत्तर, संस्कृति की रचना 10, 20 या 100 वर्षों में नहीं होती। अनेक शताब्दियों तक एक समाज के लोग जिस तरह खाते पीते, रहते सहते, सोचते समझते और कार्य करते हैं, उससे संस्कृति उत्पन्न होती है। इसे तुरंत या जल्दी नहीं सीखा जा सकता। प्रश्न 12, संस्कृति हमारा पीछा जन्म जन्मांतर तक करती है माइनस इस कथन का क्या तात्पर्य है? उत्तर, इसका तात्पर्य है कि हमारे संस्कार हमारी आत्मा का गुण हैं। सभ्यता की सामग्रियां तो शरीर के साथ यहीं छूट जाती हैं, लेकिन हमारी संस्कृति और संस्कार आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलते रहते हैं, जिसे हम पुनर्जन्म के संस्कार भी कहते हैं। प्रश्न 13, संस्कृतियों में आदान प्रदान की प्रक्रिया क्यों जरूरी है? उत्तर, संस्कृति का स्वभाव है कि वो आदान प्रदान से बढ़ती है। जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं तो उनकी संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसी आदान प्रदान के सहारे संस्कृति खुद को जिंदा और समृद्ध रखती है। प्रश्न 14, कूपमंडूकता और दुनिया से रूठकर अलग बैठने का संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, जो जाति केवल देना जानती है और दूसरों से कुछ लेना नहीं चाहती, या जो कूपमंडूक, कुएं का मेंढक बनकर दुनिया से अलग बैठ जाती है, उसकी संस्कृति का एक न एक दिन दिवाला निकल जाता है और वह सूख कर नष्ट हो जाती है। प्रश्न 15, लेखक ने भारत देश और भारतीय जाति को संसार में सबसे महान क्यों कहा है? उत्तर, लेखक ने भारत को सबसे महान कहा है क्योंकि यहाँ की सामासिक संस्कृति,
कॉम्पोजिट कल्चर में दुनिया की अधिक से अधिक जातियों और देशों की संस्कृतियां समाहित पची हुई हैं। भारत ने बड़े से बड़े समन्वय को जन्म देकर सबको अपने भीतर जज्ब किया है। यह प्रश्नोत्तर श्रृंखला आपकी परीक्षा यहाँ अध्याय संस्कृति है क्या के आधार पर 10 और महत्वपूर्ण 2 अंकों वाले लघु प्रश्न और उनके उत्तर दिए जा रहे हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। अतिरिक्त लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर अंक 2। प्रश्न 16। हमारे पुस्तकालय, संग्रहालय और सिनेमाघर किस चीज के उपकरण हैं और इन पर किसकी छाप होती है? उत्तर। पुस्तकालय, संग्रहालय, म्यूजियम, नाटकशाला और सिनेमाघर हमारी संस्कृति के उपकरण हैं। इन सभी पर और यहाँ तक कि हमारे राजनीतिक और आर्थिक संगठनों पर भी हमारी रुचि और चरित्र की गहरी छाप लगी होती है। प्रश्न 17। लेखक ने सुसंस्कृत समाज की पहचान के लिए किस जलाशय का उदाहरण दिया है? उत्तर। लेखक ने ऐसे जलाशय तालाब का उदाहरण दिया है जिसके पानी लाने वाले दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। ऐसी संस्कृति कभी सूखती नहीं है, उसमें सदा स्वच्छ जल लहराता रहता है और कमल के फूल खिलते रहते हैं, क्योंकि वो नए विचारों को स्वीकार करती है। प्रश्न 18। उर्दू भाषा का जन्म और मुगल कलम की चित्रकारी किस बात का परिणाम है? उत्तर। उर्दू भाषा का जन्म और मुगल कलम की चित्रकारी भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के सांस्कृतिक संपर्क तथा आपसी मेलजोल का परिणाम है। यदि मुसलमान इस देश में न आए होते तो इन दोनों अद्भुत कलाओं का जन्म नहीं होता। प्रश्न 19। यदि भारत का संपर्क यूरोप से न हुआ होता तो भारतीय विचारधारा पर क्या असर पड़ता? उत्तर। यदि भारत का संपर्क यूरोप से न हुआ होता तो भारतीय विचारधारा पर विज्ञान का प्रभाव बहुत देर से पड़ता। इसके साथ ही राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे महान समाज सुधारक उस समय जन्म नहीं लेते जिस समय उनका जन्म हुआ। प्रश्न 20। सांस्कृतिक संपर्क का प्रभाव केवल कला और पोशाक पर ही नहीं बल्कि और किन चीजों पर पड़ता है? उत्तर। सांस्कृतिक संपर्क का प्रभाव केवल चित्र, कविता, मूर्ति, मकान और पोशाक जैसे स्थूल रूपों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि इसका गहरा प्रभाव दूसरे देशों के दर्शन, फिलॉसफी और विचारों पर भी पड़ता है। प्रश्न 21। एक देश में जो धर्म खड़ा होता है वो दूसरे देशों के धर्मों को भी बदल देता है। पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। उत्तर। जब दो संस्कृतियां मिलती हैं तो धार्मिक विचारों में भी बदलाव आता है। प्राचीन जगत में बहुत से ऐसे देवी देवता और धार्मिक रिवाज हैं जो कई जातियों के संस्कारों से निकलकर एक जगह जमा हुए हैं और एक जाति का रिवाज दूसरी जाति का हिस्सा बन गया है। प्रश्न 22। सांस्कृतिक दृष्टि से कौन सा देश और कौन सी जाति सबसे अधिक शक्तिशाली और महान मानी जाती है? उत्तर। सांस्कृतिक दृष्टि से वो देश और जाति सबसे शक्तिशाली और महान मानी जाती है जिसने विश्व के अधिक से अधिक देशों और जातियों की संस्कृतियों को अपने भीतर जज्ब समाहित करके उन्हें पचाकर एक महान समन्वय, हार्मनी पैदा किया हो। प्रश्न 23। लेखक ने बुद्ध, ईसा मसीह और रविंद्रनाथ टैगोर का उदाहरण देकर क्या समझाने का प्रयास किया है? उत्तर। लेखक ने ये समझाया है कि जब हम एक भाषा या देश में कोई अद्भुत कला या विचार देखते हैं तो हम तुरंत उसके स्रोत की खोज करने लगते हैं। जैसे पहले एक देश में बुद्ध होते हैं तो दूसरी भाषा में ईसा मसीह जन्म लेते हैं और कहीं रविंद्र उत्पन्न होते हैं। ये सब वैश्विक सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है। प्रश्न 24। संस्कृति सभ्यता के भीतर उसी तरह व्याप्त रहती है जैसे दूध में मक्खन। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर। इसका आशय यह है कि जिस प्रकार दूध को देखने पर ऊपर से मक्खन दिखाई नहीं देता लेकिन वह उसके कण कण में समाया होता है, ठीक उसी प्रकार सभ्यता की बाहरी वस्तुओं, मकान, गाड़ी, कपड़े के भीतर मनुष्य की सांस्कृतिक रुचि और संस्कार अदृश्य रूप से रचे बसे होते हैं। प्रश्न 25। हमारे दैनिक जीवन के उठने बैठने और रोने हंसने में संस्कृति की झलक कैसे मिलती है? उत्तर। हम समाज में किस तरह व्यवहार करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे घूमते फिरते हैं और यहाँ तक कि हमारे दुख व्यक्त करने, रोने और खुश होने हंसने के तरीकों में भी हमारे समाज की सदियों पुरानी संस्कृति और संस्कारों की झलक साफ दिखाई देती है। इन 25। पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ WBBSE कक्षा 9 हिंदी के अध्याय 3 संस्कृति है क्या? लेखक रामधारी सिंह दिनकर के आधार पर 5 अंकों के स्तर वाले 6 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सटीक उत्तर नीचे दिए गए हैं। 5 अंकों के प्रश्नों के लिए उत्तर में मुख्य बिंदुओं का स्पष्ट और ठोस विश्लेषण होना आवश्यक है। प्रश्न 1। लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने सभ्यता और संस्कृति में क्या मौलिक भेद बताया है? उत्तर। लेखक के अनुसार सभ्यता और संस्कृति दो अलग अलग वस्तुएं हैं।
यद्यपि दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं। सभ्यता, ये हमारे जीवन की बाहरी भौतिक प्रगति और सुख सुविधाओं का प्रतीक है। हमारे पास अच्छे कपड़े, आलीशान मकान, गाड़ियां और ठाट बाट का होना हमारी सभ्यता को दर्शाता है। इसे आसानी से और जल्दी इकट्ठा किया जा सकता है। संस्कृति, यह मनुष्य का आंतरिक गुण है जो हमारे सोचने समझने, उठने बैठने, दया, करुणा और सदाचार जैसे व्यवहारों में दिखाई देता है। संस्कृति सदियों के अनुभवों और संस्कारों से बनती है। इसे अचानक या जल्दी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। सभ्यता बाहरी शरीर है तो संस्कृति उसकी अंतरात्मा है। प्रश्न 2, अपस्टार्ट। अपस्टार्ट किसे कहा गया है और संस्कृति के संदर्भ में लेखक ने इसके माध्यम से क्या स्पष्ट किया है? उत्तर, अंग्रेजी शब्द अपस्टार्ट का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अचानक धनी हो गया हो या बिना किसी पूर्व योग्यता के यकबयक अचानक किसी ऊंचे पद पर पहुंच गया हो। लेखक स्पष्ट करते हैं कि अचानक अमीर होना या ऊंचे पद पर पहुंचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अमीरों या ऊंचे ओहदे वालों के जीने का जो सलीका और शिष्टाचार होता है वो अचानक नहीं सीखा जा सकता। ऊंचे पद या धन की सामग्री, सभ्यता तो जल्दी बटोरी जा सकती है, पर उसके उपयोग के लिए जो आवश्यक शालीनता और विनम्रता संस्कृति चाहिए वो तुरंत नहीं आती। यदि ऐसा व्यक्ति विनम्र होना नहीं सीखता तो वो समाज में उपहास या चिढ़ाने का पात्र बन जाता है। प्रश्न 3, संस्कृति और प्रकृति में क्या अंतर है? मनुष्य अपनी प्रकृति पर नियंत्रण क्यों लगाता है? उत्तर, पाठ के अनुसार मनुष्य के भीतर के सहज जन्मजात स्वभाव और विकारों को प्रकृति कहा गया है। अंतर, गुस्सा करना, लोभ में पड़ना, ईर्ष्या, मोह, राग, द्वेष और कामवासना जैसी भावनाएं मनुष्य की प्रकृति, मूल प्रवृत्ति हैं। ये गुण पशुओं में भी पाए जाते हैं। इसके विपरीत इन आवेगों पर रोक लगाना और जीवन को परिष्कृत करना संस्कृति है। नियंत्रण की आवश्यकता, लेखक का मानना है कि यदि प्रकृति के इन दुर्गुणों को पूरी तरह बेलगाम छोड़ दिया जाए तो आदमी और जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मनुष्य इन आवेगों पर जीत हासिल करके ही सुसंस्कृत बनता है। इन दुर्गुणों पर आदमी जितनी विजय पाता है उसकी संस्कृति उतनी ही ऊंची मानी जाती है। प्रश्न 3, संस्कृति का स्वभाव आदान प्रदान से बढ़ता है। लेखक के इस कथन की समीक्षा कीजिए। उत्तर, लेखक ने संस्कृति को एक बहते हुए जलाशय की तरह माना है जो लेन देन की प्रक्रिया से जीवित रहती है। जब भी दो विभिन्न देशों या जातियों के लोग व्यापार, मित्रता या युद्ध के कारण आपस में मिलते हैं तो उनकी संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। एक जाति के रीति, रिवाज, दर्शन, विचार और कला दूसरी जाति की आदत में समा जाते हैं। जो जाति या समाज केवल देना जानता है और दूसरों से कुछ ग्रहण नहीं करता, कूपमंडूकता या संकीर्णता रखता है, उसकी संस्कृति का एक दिन दिवाला निकल जाता है। जिस प्रकार खुले दरवाजों वाले जलाशय का पानी कभी नहीं सूखता, वैसे ही खुले विचारों वाली ग्रहणशील संस्कृति हमेशा जीवित और समृद्ध रहती है। प्रश्न 5, भारत देश और यहाँ की संस्कृति को संसार में सबसे महान क्यों माना गया है? उत्तर, लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता इसके समन्वय और पाचन शक्ति को बताया है। प्राचीन काल से ही भारत में अनेक जातियों और धर्मों के लोग आए। भारतीय संस्कृति ने संकीर्णता को त्याग कर विश्व की अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियों, विचारों, कलाओं और जीवन शैलियों को अपने भीतर आत्मसात जज्ब किया और उन्हें पचाकर एक महान सामासिक मिश्रित संस्कृति को जन्म दिया। भारत ने कूपमंडूकता का विरोध किया और बाहरी प्रभावों से डरे बिना अपनी आत्मा को समृद्ध किया। इस बड़े और अनूठे सांस्कृतिक समन्वय के कारण ही भारत देश और यहाँ की जाति संसार में सबसे महान समझी जाती है। प्रश्न 6, पाठ में दिए गए उदाहरणों के माध्यम से सिद्ध कीजिए कि विभिन्न संस्कृतियों के मेल से नई जीवन धारा का निर्माण कैसे होता है। उत्तर, लेखक ने सिद्ध किया है कि सांस्कृतिक संपर्क से न केवल कला बल्कि दर्शन और भाषा का भी पुनर्जन्म होता है। भाषा का उदाहरण, यदि भारत में मुसलमानों का आगमन न हुआ होता तो हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के मिलाप से जन्मी उर्दू भाषा का जन्म कभी नहीं होता। साथ ही यहाँ मुगल कलम की अनूठी चित्रकारी भी पैदा नहीं होती। वैचारिक क्रांति का उदाहरण, यदि आधुनिक काल में भारत का संपर्क यूरोप, पश्चिमी सभ्यता से न हुआ होता तो भारत की विचारधारा पर विज्ञान का प्रभाव बहुत देर से पड़ता। इसी संपर्क के कारण ही राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे महान समाज सुधारक समय पर पैदा हुए और देश को नई दिशा दी।
अध्याय संस्कृति है क्या के आधार पर 5 अंकों के स्तर वाले 6 और अत्यंत महत्वपूर्ण दीर्घ विश्लेषणात्मक प्रश्न और उनके सटीक उत्तर नीचे दिए गए हैं। प्रश्न 7, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज होती है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक ने संस्कृति को सभ्यता की तुलना में अधिक सूक्ष्म, गहरा और स्थायी माना है। इसे समझाने के लिए उन्होंने दूध और फूल का बेहद सुंदर उदाहरण दिया है। दूध और मक्खन का उदाहरण, जिस प्रकार दूध में मक्खन दिखाई नहीं देता लेकिन वह पूरे दूध में व्याप्त रहता है, ठीक उसी तरह सभ्यता के भीतर संस्कृति सूक्ष्म रूप से छिपी रहती है। फूल और सुगंध का उदाहरण, सभ्यता यदि फूल है तो संस्कृति उसकी सुगंध है। फूल सभ्यता को तो तोड़ा या नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसकी सुगंध संस्कृति को हवा से अलग करना या नष्ट करना आसान नहीं है। सभ्यता की सामग्रियां जैसे मकान, गाड़ियां, उपकरण टूट फूट कर नष्ट हो सकती हैं, लेकिन सदियों से आत्मा में रची बसी संस्कृति का विनाश इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। प्रश्न 8, संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है जो सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस कथन के माध्यम से लेखक यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि संस्कृति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे 10, 20 या 100 वर्षों में तैयार किया जा सके। ये अनेक शताब्दियों तक किसी समाज के लोगों के रहन सहन, खान पान, पढ़ने लिखने, सोचने समझने, धर्म कर्म करने और राजकाज चलाने के तौर तरीकों से धीरे धीरे उत्पन्न होती है। हमारे उठने बैठने, रोने हंसने और यहाँ तक कि पहनने ओढ़ने में भी हमारी संस्कृति की झलक होती है। हम जिस समाज में पैदा होते हैं वहाँ की संस्कृति हमें विरासत में मिलती है। हम जीवन भर उसमें जीते हैं, अपने नए संस्कार उसमें जोड़ते हैं और मरने के बाद अपनी संतानों के लिए उस सांस्कृतिक विरासत को छोड़ जाते हैं। प्रश्न 9, लेखक के अनुसार सुसंस्कृत व्यक्ति और सभ्य व्यक्ति में क्या अंतर हो सकता है? पाठ में दिए गए उदाहरणों से समझाइए। उत्तर, लेखक ने साफ किया है कि हर सुसंस्कृत आदमी सभ्य ही हो ये जरूरी नहीं, और हर सभ्य आदमी सुसंस्कृत हो ऐसा भी नहीं है। सुसंस्कृत परंतु असभ्य, भौतिक रूप से छोटा नागपुर की आदिवासी जनता या जंगलों में रहने वाले प्राचीन भारत के ऋषि मुनि भौतिक सुख सुविधाओं, सभ्यता से दूर थे। वे फूस की झोपड़ियों में रहते थे, पत्तों में खाते थे और मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाते थे। उनके पास आधुनिक सभ्यता के उपकरण नहीं थे, फिर भी वे सुसंस्कृत थे क्योंकि उनमें दया, माया, सच्चाई, सदाचार और दूसरों के दुख में दुखी होने की भावना कूट कूट कर भरी थी। सभ्य परंतु असुसंस्कृत, इसके विपरीत एक व्यक्ति के पास आलीशान बंगला, गाड़ी और महंगे कपड़े सभ्यता हो सकते हैं, लेकिन यदि उसके भीतर ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और अहंकार भरा है तो उसे सुसंस्कृत नहीं कहा जा सकता। प्रश्न 10, संस्कार या संस्कृति असल में शरीर का नहीं, आत्मा का गुण है। लेखक ने ऐसा किस आधार पर कहा है? उत्तर, लेखक का मानना है कि सभ्यता का संबंध हमारे भौतिक शरीर और बाहरी सुख सुविधाओं से है, जबकि संस्कृति का संबंध हमारी चेतना और आत्मा से है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो सभ्यता की तमाम सामग्रियां, धन, संपत्ति, मकान, वस्त्र इसी धरती पर शरीर के साथ ही छूट जाती हैं। इसके विपरीत हमारे द्वारा जीवन भर कमाए गए संस्कार हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं। लेखक हमारे यहाँ प्रचलित एक साधारण कहावत का हवाला देते हुए कहते हैं कि जिसका जैसा संस्कार है उसका वैसा ही पुनर्जन्म होता है। जब हम किसी बच्चे को जन्म से ही बहुत तेज या गुणी पाते हैं तो हम कहते हैं कि ये इसके पूर्व जन्म का संस्कार है। अतः संस्कृति वह प्रभाव है जो जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ चलता रहता है। प्रश्न 11, संस्कृति के निर्माण में किन किन तत्वों का योगदान होता है और इसके उपकरण कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं? उत्तर, संस्कृति का निर्माण किसी एक तत्व से नहीं बल्कि समाज की सामूहिक चेतना और ऐतिहासिक यात्रा से होता है। निर्माता तत्व, आदिकाल से हमारे पूर्वजों द्वारा रचे गए काव्य और दर्शन, बनाए गए चित्र और मूर्तियां, शासन चलाने के तौर तरीके, पूजा पद्धति, मंदिर और मकान बनाने की कला, नाटक, अभिनय, पोशाक, विवाह और श्राद्ध के नियम तथा त्योहार मनाने के ढंग, ये सभी मिलकर हमारी संस्कृति का निर्माण करते हैं। संस्कृति के उपकरण, संस्कृति केवल हमारे पुस्तकालयों, संग्रहालयों, म्यूजियम, नाटकशालाओं और सिनेमा घरों में ही नहीं दिखाई देती, बल्कि हमारे राजनीतिक और आर्थिक संगठनों पर भी हमारी सांस्कृतिक रुचि और चरित्र की गहरी छाप लगी होती है। प्रश्न 12, संस्कृति और सभ्यता की प्रगति अधिकतर एक साथ होती है और दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता रहता है। उदाहरण देकर समझाइए।
उत्तर: लेखक के अनुसार सभ्यता और संस्कृति दो अलग चीजें होने के बावजूद एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़ी हैं और दोनों साथ साथ आगे बढ़ती हैं। मकान का उदाहरण: जब हम कोई घर बनाने लगते हैं तो स्थूल भौतिक रूप से ईंट पत्थर का ढांचा खड़ा करना सभ्यता का कार्य है, मगर हम उस घर का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं, उसे कैसे सजाते हैं, इसका निर्णय हमारी सांस्कृतिक रुचि करती है। परस्पर प्रभाव: संस्कृति की प्रेरणा से हम जैसा सुंदर घर बनाते हैं वो घर आगे चलकर हमारी सभ्यता का एक हिस्सा बन जाता है। इस प्रकार सभ्यता का संस्कृति पर और संस्कृति का सभ्यता पर पड़ने वाले प्रभावों का यह क्रम समाज में निरंतर चलता रहता है।